गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, आज कौमी असेंबली में 7 ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद मंजूर हो गई। इसमें दिलचस्प बात यह हुई कि पीपल्स पार्टी ने मुखालफत भी की, कहा कि ये तरीक़ाकार ऑर्डिनेंसेस में तौसी का दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के हक में वोट भी दिया। इसके साथ साथ अपोजिशन एहतजाज करती रही। उमर अयूब साहब ने कहा कि हमें इन ऑर्डिनेंसेस में करप्शन के पैसे की बू आ रही है, लेकिन इस तमाम तर माहौल में एहतजाज के दौरान ये 7 ऑर्डिनेंसेस में जो तौसी की करारदाद थी, इसको मंजूर कर लिया गया। इस करारदाद का मकसद क्या था, इन ऑर्डिनेंसेस में तौसी के नतीजे में क्या हासिल हो सकेगा, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो मिलकर बैठने की बातें हो रही हैं, मिलकर हुकूमती उमूर को चलाने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ पीटीआई एहतजाज का बयानिया भी साथ लेकर चल रही है। असद कैसर साहब कहते हैं कि हमारी मजीद 20 सीटें छीनने की तैयारी हो रही है और वो छीनकर नून लीग को दे दी जाएंगी। क्या पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार है या अभी तक वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है, ये जानेंगे। और अमेरिका में कांग्रेस की उमूर खारजा की ज़ेली कमेटी में पाकिस्तान के अंदरूनी मामले यानी जमहूरियत कैसी है, इलेक्शन कैसा हुआ, इस पर बहस करने की भी तैयारी हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर बात करने का इस्तेकाक रखता है? क्या ये दिलचस्पी किसी वजह से है या इसके मुहर्रिकात क्या थे? ये बात करने की ज़रूरत कांग्रेस के अंदर क्यों पेश आई, इसको डिस्कस करेंगे। इस बहस में डोनाल्ड लू का किरदार भी अहम होगा, जिन पर पीटीआई की साबिका गवर्नमेंट गिराने का इल्ज़ाम लगाया जाता था। इन इल्ज़ामात को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक ये सवाल भी उठ रहा है कि जो समाअत होने जा रही है कांग्रेस के अंदर, क्या ये पीटीआई की लॉबिंग का नतीजा है या इसके मुहर्रिकात कुछ और थे? क्या वो खत इसका मुहर्रिक है जो 30 कांग्रेसमैन ने लिखा था सदर बाइडेन के नाम, और इस सारे प्रोसेस को पीटीआई की तरफ से अपनी कामयाबी करार दिया जाना कितना दुरुस्त है, किस हद तक इसको दुरुस्त कहा जा सकता है, इस पर भी बात होगी। और दूसरा टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है, पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ता हुआ दबाव। ऐसे में IMF के साथ डीलिंग, 14 से 18 मार्च तक IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और इस दौरान बातचीत चल रही है। मामलात को देखा जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के साथ आईना मिलकर चलना है और पाकिस्तान को जो पैसे रिक्वायर्ड है वो किस तरह से, किस तरीके से मिलेंगे, उसका प्लान क्या होगा। लेकिन अहम बात यह है कि IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती जो इदारे उनकी निजकारी का प्लान मांग लिया और तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF का जो वफ्द है वो मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से 31 लाख नए रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान पेश किया IMF ने। ऐसे हालात में PTI की जानिब से वर्ल्ड बैंक और IMF के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया है। बानी PTI के खत पर IMF के वाज़े जवाब आ जाने के बावजूद PTI की IMF पर असरअंदाज होने की जो कोशिश है, इसकी वजह क्या है, इस प्रोटेस्ट के नतीजे में क्या हासिल होगा। और अता तारिर साहब ने एक जो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा है कि ये मुट्ठी भर लोग चाहते हैं इनके लीडर को छोड़ दिया जाए और इसके लिए एहतजाज किया जा रहा है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो इस दबाव का इम्पैक्ट क्या होगा, और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बढ़ते हुए माशी दबाव की वजह से जो हालात हमें दरपेश हैं, उस पर फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई थी, किफ़ायतशारी कमेटी, जो सिफारिशात मुरतब करेगी और बताएगी कि 1000 अरब रुपए सालाना कैसे बचाए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हुकूमती अखराजात पर कट लगाया जा सकता है, वो कमेटी कैसे काम करेगी, वो कितनी बेनिफिशियल होगी। क्योंकि पिछली PDM गवर्नमेंट के दरमियान भी एक कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिशात का क्या हुआ। इसके अलावा आखिर में बात होगी हमास से मुतालिक, जो अभी गजा में सूरत हाल है। हमास की जानिब से जंग बंदी का एक जामे खाका पेश किया जा रहा है ताकि तमाम यरग़माली आज़ाद हो जाएं। इसराइली गजा से अपनी फ़ौजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदा तय पाएगा। नेतन्याहू की हटदर्मी अपनी जगह पर बरकरार है। हमास के खात्मे तक लड़ाई जारी रखने के आज़म का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अनगिनत मासूम जाने जो हैं वो कुर्बान हो चुकी हैं इस जंग के दौरान, और जिस कदर मासूम लोगों का खून बहा है उसका हिसाब कौन लेगा, उस पर दुनिया अभी तक खामोश क्यों है। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल मौजूद है। जाहिद गशकोरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी है, तज्ज़ियाकार है। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अनवर रज़ा साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं और आमिर सईद अब्बासी साहब भी हमारे पैनल का हिस्सा है। तो जाहिद गशकोरी साहब, सबसे पहले तो जाहिद गशकोरी साहब से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अनवर रज़ा साहब,
7 آرڈیننسز میں توسیع کی بات ہو رہی ہے. اب یہ تو عام سی بات ہے, لیکن پی ٹی آئی جو بڑی اہم اتحادی ہے نون لیگ کی, وہ اختلاف بھی کر رہے ہیں, ان کو طریقہ کار پر اعتراض بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حکومت کے حق میں ووٹ بھی دے رہے ہیں. چل کیا رہا ہے اسمبلی کے اندر اس وقت؟ بہت شکریہ سلما. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرڈیننس ہیں یہ پہلی مرتبہ قومی اسمبلی سے اپروو نہیں ہوئے, منظور نہیں ہوئے. اس سے پہلے کی جو حکومتیں ہیں جب انہیں ضرورت پڑتی تھی تو وہ اس طرح کے آرڈیننس منظور کرواتی تھی. تو یہ بھی بڑے امپورٹنٹ آرڈیننس ہیں, اس لیے حکومت نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کی مدت میں ذرا اضافہ کیا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رویہ ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ بڑا نامناسب سا ہے. وہ شور مچاتے ہیں, ہنگامہ آرائی کرتے ہیں, ہاؤس کی کارروائی کو چلنے نہیں دیتے. تو حکومت نے یہ سمجھا کہ آرڈیننس کے ذریعے ہم جو امور مملکت ہیں ان کو تو آگے بڑھایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب یہی پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ بھرپور مزاحمت بھی کرے گی, سیاست بھی کرے گی, اور کوشش کرے گی ایک بھرپور اپوزیشن کا جو رول ہے وہ پلے کیا جائے اور حکومت کو چلنے نہ دیا جائے, اور پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس میں خلل ڈالا جائے. اور پہلے دن سے لے کے آج تک وہ دیکھیں کہ انہوں نے اس حکومت کی جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اس میں خلل ڈال رہے ہیں. اب دیکھیے یہ کام ہے اسپیکر کا. اسپیکر بڑے زیرک ہیں, سمجھدار ہیں, انہوں نے پہلے بھی 5 برس اسپیکر رہے. انہیں چاہیے کہ اس ماحول کو بڑا بہتر کریں, اور وہ کوشش کر بھی رہے ہیں. اپوزیشن کو ٹائم دے, جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ اپوزیشن کی تقاریر سنیں گے, ان کی بات سنیں گے, ان کا جو غصہ ہوگا وہ اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا انہوں نے غصہ پارلیمنٹ کے اندر اتارنا ہے. ان کا جو گرج ہے اس کو سنیے, ایڈریس کیجئے, ان کی آواز تو سنیے. پیپلز پارٹی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی چاہ کیا رہی ہے. اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو ساتھ ہیں, مخالف ہیں تو کھل کے مخالفت کریں. نہیں دیکھیں نا, وہ مخالفت تو وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ حکومت میں ان کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں پریزیڈنسی ان کے پاس ہے, اب چیئرمین شپ ان کے پاس ہوگی سینٹ کی. قومی اسمبلی میں وہ حکومت کا ساتھ دیں گے, وہ خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو توپوں کا رخ ہے وہ تمام تر مسلم لیگ نون کی طرف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے قطعاً کوئی بات نہیں کی. تو مجھے بتائیے کہ بیل مجھے مار والی بات کیوں ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر کیوں اس طرح کی ہنگامہ آرائی میں آئے؟ وہ بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہ اسٹیٹس بھی انجوائے کر رہے ہیں, عہدے بھی انجوائے کر رہے ہیں, حکومت میں موجود ہیں اور اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خاموشی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے, اور یہ خاموشی انہیں سوٹ کرتی ہے. دیکھیے پہلی مرتبہ اس طرح ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے پلے کر رہے ہیں. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جب وہ بجٹ گزر جائے گا اور وہ دیکھیں گے کہ حالات نارمل ہو رہے ہیں, حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے مرحلے میں شاید وزارتوں میں بھی آ جائیں. لیکن ابھی تک تو ان کی یہ پالیسی بڑی ٹھیک ہے اور بہتر ہے کہ انہوں نے کسی بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو مخالف اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے محاذرائی نہیں کرنی. آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے لے کے آج تک پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کسی طرح کی کوئی ہوٹنگ نہیں کی, کوئی الزامات نہیں لگائے. ان کا نشانہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے. مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ پارلیمان کے اندر ماحول کو سازگار کرنے کے لیے اسپیکر صاحب انہیں زیادہ وقت دیں, ان کی بات سنیں اور جو حالات ہیں ان کو نارملائز کریں. پاکستان پیپلز پارٹی تو یوں ہی اپنا وقت گزارے گی جب تک وہ وزارتوں میں نہیں آتی. اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی مجھے بہتر لگ رہی ہے, کیونکہ دیکھیے نا جو تارڑ صاحب ہیں جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ اپنی پارٹی کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بڑے ووکل بھی ہیں, بڑی آواز بھی بڑی ہے. اس لیے انہوں نے وزیر اطلاعات کا جو قلمدان ہے انہیں سونپا گیا. اور اگر آپ بات کریں ایڈوائزرشپ کی تو دیکھیں نا وزیر داخلہ جو ہوں گے وہ محسن نقوی صاحب ہے. محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اس طرح کے موب کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں. ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مستقبل میں جلسے جلوس کرے, مظاہرے کرے, باہر نکلے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کو لایا گیا, اور جو میڈیا کو اور ان کا جواب دینے کے لیے تارڑ صاحب یہاں پر موجود ہیں. مسلم لیگ نون بھی آہستہ آہستہ مفاہمت کے ساتھ ساتھ وہ بھی مزاحمت کی جو سیاست ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی پالیسی بالکل بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں امریکہ میں جو ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کیسا ہوا, جمہوریت کیسی ہے, اس پر بات ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے ڈاکٹر صاحب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ امریکہ کے اندر خارجہ پالیسی بنتی کیسے ہے؟ دیکھیے امریکہ کے اندر جو خارجہ پالیسی ہے وہ وائٹ ہاؤس بناتا ہے, اور اس پالیسی کے اندر پینٹاگون کا ایک بہت میجر رول ہے. ان کی جو فوج ہے وہ اپنی سفارشات اس کے اندر دیتی ہے. اب امریکہ کا جو آئین ہے وہ کچھ ایسا بنایا گیا ہے کہ اس میں چیکس اینڈ بیلنسز بہت. اب دیکھیے پالیسی بن رہی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, لیکن خزانے کی کنجی جو ہے وہ کانگریس کے پاس پڑی ہے. تو ابھی جو فارن ریلیشن کمیٹی کا اجلاس ہونے چلا ہے پاکستان کے حوالے سے, وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں. ان کے پاس خزانے کی کنجی ہے, فارن پالیسی خارجہ پالیسی وہ نہیں بناتے. ٹھیک ہے. تو اب اگر کسی ملک کو امریکہ ایڈ دیتا ہو تو کانگریس جو ہے وہ ایڈ بند کر سکتی ہے. اب ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان کو کوئی ایڈ مل ہی نہیں رہی, امریکہ کی طرف سے کوئی ایڈ نہیں مل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیئرنگ ہونے چلی ہے
कांग्रेस की जो कमेटी कर रही है वो अमलन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सर आइंदा की पॉलिसीज तो सख्त कर सकते हैं ना। मैंने बताया आपको कि पॉलिसी ये फॉरेन पॉलिसी कमेटी नहीं बनाती है, पॉलिसी बनानी है व्हाइट हाउस ने, पॉलिसी बनानी है पेंटागन ने। ठीक, खजाने की कुंजी इनके पास है, खजाने की कुंजी बंद कर सकते हैं, वो ऑलरेडी बंद है, तो अमलन पाकिस्तान के ऊपर कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। ठीक, अब रेपुटेशन के हवाले से देखिए, अगर वाशिंगटन में इस किस्म की हियरिंग हो रही है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा ताल्लुक कैपिटल सिटी है, तो वो बाकी मुल्कों में भी उसकी आवाज़ गूंजती है। ठीक, तो पाकिस्तान को रेप्यूटेशनल रिस्क जिसको हम कहते हैं कि हमारे इमेज के ऊपर एक धब्बा आ सकता है कि जी अमेरिका में ये बात हो रही है तो पाकिस्तान में क्या हुआ, इलेक्शन में असल में क्या हुआ, धांधली हुई नहीं हुई, तो हमारी रेप्यूटेशनल रिस्क वहाँ पे बन जाती है। अगर कोई जोरदार किस्म का बयानिया जारी हो जाता है इस मीटिंग के बाद, तो फिर पाकिस्तान में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, पीटीआई वाले जो हैं, उनको शायद किसी किस्म का ताकत का टीका लग जाए। तो रेपुटेशन का मामला है, ताकत के टीके का मामला है, अमलन पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यानी ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज वो कर कुछ नहीं सकते, वो हमारा एड बंद कर सकते हैं, एड हमें ऑलरेडी नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है। आमिर सईद अब्बासी साहब, क्या क्योंकि वैसे तो इस हेयरिंग का जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होगा, क्या अमेरिका का इस्तेहकाक है कि वो हेयरिंग करे इस किस्म के मामले पे? देखिए, पाकिस्तान में ये मसाइल आप अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पे तो बढ़ते बढ़ते इस कदर अब वो पेचीदा हो चुके हैं कि यहाँ पर तो इन मसाइल का हल नज़र नहीं आ रहा। और बहरहाल आपको पता है कि पोजीशन है उसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, अमेरिका में, बरतानिया में और दीगर यूरोपीय ममालिक में। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो इस सारी जो शिकायत हैं धांधली की या ह्यूमन राइट्स वायलेशन की या कोई दीगर जो मसाइल हैं उनके हवाले से वो वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं और इसी आवाज़ और इन्हीं चीज़ों को वो वहाँ पे लॉबिंग भी करते हैं, बात भी करते हैं और उन्हीं शिकायत के ऊपर फिर ये कमेटी अब जो है वो काम कर रही है। और आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर डॉक्टर साहब ने भी जिस तरह कहा कि अमलन या कानूनन या उस तरह फॉरेन अफेयर्स या रिलेशंस में को बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर ज़रूर बिल्टअप होगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकेंगे। अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें खुलती हैं या शवाहिद आते हैं जो यहाँ पर जिस तरीके से शिकायत हैं तमाम उन कैंडिडेट को जिनका ये ख्याल है कि फॉर्म 45 में वो जीते हुए थे, उनको हरवाया गया, या दीगर भी जो होने वाली वायलेशंस हैं उनका अगर जिक्र करते हैं वो, तो ये वो तमाम जो शवाहिद हैं वो जब वहाँ पर पेश होंगे तो उसका एक प्रेशर ज़रूर बिल्टअप होगा। और फिर देखें जो हमारे इदारे हैं, बिलखसूस जो अदलिया है, वो बहुत ज़्यादा देर तक इंटरनेशनल प्रेशर को या वहाँ पर अगर कोई बात होती है तो उसके मुतल्लिक जो केसेस हैं उनको ज़्यादा देर तक पेंड नहीं कर सकेंगे, उनके ऊपर प्रेशर बनेगा और उसके ऊपर फिर फैसले करना पड़ेंगे। और दीगर भी जो केसेस हैं, लेकिन डोनाल्ड लू को भी बतौर गवाह पेश करने की बात की जा रही है। वही डोनाल्ड लू हैं जिन पर पीटीआई की हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाया जाता था। तो डोनाल्ड लू के वहां पेश होने से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गई है उसके बाद से डोनाल्ड लू उस तरह मंजरे आम पर नहीं आए, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आया, तो उनकी पेश होना बतौर गवाह ये भी तो एक इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है। देखिए ना, डोनाल्ड लू एक मैसेंजर थे या डोनाल्ड लू जो है वो एक कैरेक्टर हैं जिनके हवाले से यहाँ पर जो बानी पीटीआई हैं वो भी बात करते रहे कि यहाँ पे भी हम साइफर केस में उन्हें बतौर गवाह बुलाना चाहते हैं लेकिन नहीं बुलाया जा सका। और वहाँ पर भी अगर उन्हें कमेटी बुलाएगी तो वो तो जो भी बात करेंगे उसका उनके खिलाफ वहाँ पर तो कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकेंगी क्योंकि उन्होंने तो जो भी किया होगा वो इंस्ट्रक्शंस पे ही किया होगा। लेकिन जो इलेक्शंस का मामला है ना, देखें ये जो इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी या इसमें जो बेज़ाब्तियां हैं उनसे मुतल्लिक जो बातें जब वहां पर होंगी तो उसका इम्पैक्ट यहां पर आएगा। डोनाल्ड लू का मामला किसी हद तक आप कह लें कि अब पीछे जा चुका है क्योंकि अब तो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अब इलेक्शन का मामला आगे आ चुका है और वो जो तमाम हुकूमत गिराने का ये जो दीगर तमाम चीजें थी वो अब बहुत पीछे रह चुकी हैं। लिहाजा इस वक्त जो प्राइम फोकस है पीटीआई का भी या उनके जो वहां पर अमेरिका में हिमायती हैं वो ये चाहते हैं कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उनके नताइज के ऊपर जो है वो प्रेशर ऐसा बिल्टअप किया जा सके ताकि जो वो चाहते हैं रिजल्ट या जो फॉर्म 45 उनके मुताबिक रिजल्ट्स बनते हैं वो नताइज आ जाएं। लेकिन ये सारी सूरत हाल क्योंकि अब हुकूमत काम करना शुरू कर चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, अगर कोई पीटीआई के लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन में तो उन्हें कहा जाता है कि आप ट्रिब्यूनल्स में चले जाएं, ऑल्दो कि उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं उनकी रिकाउंटिंग्स हो रही हैं। और आज भी मैं देख रहा था आलिया हमजा साहिबा ने चैलेंज किया हमजा शहबाज के इलेक्शंस को,
تو انہوں نے رجوع کیا, تو آج بھی ECP نے جو اس پہ آرڈر کیا الیکشن کمیشن نے, انہوں نے کہا کہ آپ ٹریبیونل سے رجوع کریں. تو یہاں پر تو ان کے لیے کوئی بہت زیادہ ریلیف نہیں ہے, اسی لیے وہاں پر وہ تمام باتیں کر رہے ہیں, شواہد کی بات کر رہے ہیں اور ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں. بھائی صاحب جہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہاں تو PMLN جیت رہی ہے. جی جہاں پہ ایک تاریخی حوالے سے آپ کو چیز بتا دوں کہ اس قسم کی کمیٹیز میں جو امریکہ میں ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ ٹائم باؤنڈ رہتی ہیں. جس دن ہوگی اس دن شور مچے گا, اس کے فالوئنگ ڈے اخبار میں آئے گا, اس کے بعد پھر یہ نوائز دب جاتا ہے, خاموشی ہو جاتی ہے. لیکن اچھا ریکاؤنٹنگ میں ویسے بات یہ دلچسپ ہے کہ جہاں جہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ PTI کے ریجیکٹڈ ووٹس زیادہ ہو رہے ہیں اور جو نون لیگ کے ہیں ان کے ریجیکٹڈ ووٹس کم ہو جاتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. عباسی صاحب کو کوئی خاص ہمدردی ہے PTI والوں سے, ہمیشہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اچھی بات ہے, بطور صحافی یہ کرنا چاہیے. زاہد گشکوری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. زاہد صاحب ویلکم ٹو دا شو. دو معاملات ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے پینل کی گفتگو بھی سنی ہوگی. ایک تو ملکی سیاست کی بات ہو رہی ہے, آج پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا 7 آرڈیننسز میں توسیع کی قرارداد منظور ہوئی, اس میں پیپلز پارٹی کا کردار ہم ایویلویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے مخالفت بھی کی کہ یہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا, لیکن انہوں نے حکومت کے حق میں ووٹ بھی دیا. PTI کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ PTI گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر چلیں گے, دوسری طرف وہ احتجاج اور مزاحمت کی سیاست بھی لے کر چل رہے ہیں. پھر دوسرا معاملہ امریکہ کے اندر جو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے کانگریس کے اندر, خارجہ امور کمیٹی کے اندر, جس میں پاکستان کے طرز جمہوریت کو ڈسکس کیا جائے گا یا یہاں پر ہونے والے انتخابات کو. کیا یہ PTI کی لابنگ کا نتیجہ ہے یا اس کے کچھ اور محرکات آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کے جو گیسٹ پینلسٹ ہیں میرا سلام پہنچے, تھینک یو. وعلیکم السلام. جو امریکہ کا کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو شور مچا ہے, جو تحریک انصاف نے ایک لابنگ فرم امریکہ میں ہائر کی تھی, یہ اس کے ریزلٹ ہیں. اور یہ 8 اگست کو امریکہ میں 6 جو کانگریس مین تھے ان کو ہائر کیا گیا تھا, اور یہ بہت ہی بڑی لابنگ فارم کی سروسز حاصل کی تھی, جس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اس میں 2 انڈین اوریجن کے بھی لوگ تھے, جو اب ایک تو کانگریس مین ہیں اور دوسرے ایک لابسٹ ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ اس کا ثمر ہے. اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے, اس طرح کی کمیٹیز کی پہلے بھی میٹنگ ہوتی رہی ہیں پاکستان کے مختلف امور پر. آپ نے دیکھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کافی کوسچننگ ہوتی رہی ہے جب سے پاکستان کے الیکشنز ہوئے ہیں. تو ایک دنیا میں یہ چیزیں موجود ہیں, ڈسکشن بھی ہے, جس طرح عامر نے بتایا کہ یہ کتنا پرولانگ کر سکتے ہیں جب کیسز ٹرائبونل کو جائیں گے. اچھا, ایک امپورٹنٹ میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گا. جو پولیٹیکل ریٹرک ہے پاکستان کی 3-4 سیاسی جماعتوں کا, جو یہ کہتی ہیں کہ ان کی سیٹیں بہت زیادہ تھیں اور ان کو سیٹیں کم دی گئیں, اور ایک اللیجڈ ریگنگ کا نام دیا جا رہا ہے. اس میں اگر آپ کچھ حقیقت دیکھیں, فیکٹس مختلف ہیں جو اب تک ریکارڈ پہ آئے ہیں سرکاری طریقے سے, جس میں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی رہی ہے, میری ان کی ٹاپ لیڈرشپ پہ بات بھی ہوتی رہی, ابھی بھی ہوتی ہے ایز اے رپورٹر, تو وہ 180 سیٹ کبھی کہتے ہیں, کبھی 152 کہتے ہیں. بائی اینڈ لارج وہ 150 سیٹ یا 2/3 میجورٹی کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے. لیکن آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں, جو فیکٹس سامنے آئے ہیں, اب تک 1 مہینہ گزر چکا ہے اور 23 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہوگی. قانون کی روشنی میں جو پوسٹ الیکشن کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ لاج کی جاتی ہیں ٹرائبونل عدالتوں یا پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ. اب تک 612 کمپلینٹس موصول ہو چکی ہیں, اور مختلف ٹرائبونل کے ساتھ بھی, جو کہ 104% زیادہ شکایات ہیں ایز کمپیئر ٹو 2018 الیکشن. 151 حلقوں کو چیلنج کیا گیا ہے صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے صرف 35 نیشنل اسمبلی کے حلقوں کے ریزلٹ کو چیلنج کیا ہے. یہ میں سٹریس کر رہا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈ ہے جس پہ پارٹی ہمیشہ کلیم کرتی ہے, اور پارٹی کے پاس آپ کو پتا ہے 100 سیٹس ہیں یا 93 سیٹس ہیں, جو بھی آپ دیکھ لیں, اگر آپ 100 بھی کہہ لیں یا 93, تو پارٹی کا جو 80 سیٹوں کا مزید کلیم ہے ری گین کرنے کے لیے پارٹی نے چیلنج ہی نہیں کیا. اور اسی طرح سے اور فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. تو یہ ہر سیاسی جماعت کا ایک ریٹرک حق ہوتا ہے, جو وہ چاہے کرے, اپنا نیریٹو دے, فارم 45 کا دے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے اس الیکشن میں فارم 45, 47
ने जो एक डिबेट जनरेट की है वो बड़ी हैवी है, और कानून की रोशनी में आगे जाकर उसका फोरेंसिक ऑडिट होगा और इसको इन्वेस्टिगेट करना आसान है बाय द वे, जो कानून को अगर आप देखिए, लेकिन आप उनके रिजल्ट कब आते हैं, ट्राइब्यूनल उनको कब रिजल्ट देता है, कैसे देता है, ये एक वो बात है कि पिछले इलेक्शन के भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक केस पड़ा हुआ है कासिम सूरी का, जो कि हल्के का था, वो 5 साल पूरे करके दूसरी पार्लियामेंट आ गई। तो ये सियासी माहौल देखना होगा कि पीटीआई को कितना रिलीफ मिलता है। बिल्कुल ठीक है, इनको अभी हमें रिलीफ सियासी देना माहौल में- पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब आएंगे तो बात करेंगे आईएमएफ के मामले पर, और साथ ही साथ जो किफायत शारी कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का काम क्या होगा, इससे पहले वाली कमेटी ने क्या सिफारिशात दी थी और आइंदा सिफारिशात क्या एक्सपेक्टेड है, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और मामलात पर बातचीत भी चल रही है, आइंदा किस्त कैसे मिलेगी और किस तरह से मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, जो इदारे खसारे में है उनका क्या करना है, और फिर मजीद जो टैक्सेस इम्पोज करने हैं उनका क्या होगा। उस सब के साथ साथ क्योंकि हमें अपने अखराजात भी कम करने हैं ताकि मामलात को अच्छे से लेके चला जा सके, तो नई गवर्नमेंट क्या कर रही है कि किफायत शारी प्लान मांगा गया है, एक कमेटी बनाई गई है जो ये प्लान बनाकर देगी। अब बात वहीं से शुरू कर लेते हैं, डॉक्टर साहब की कमेटी बनने जा रही है, आपके ख्याल में बन गई, नोटिफाई हो गई, नोटिफाई हो गई, चले आप पिछली कमेटी का भी हिस्सा रहे, मौजूदा कमेटी का भी हिस्सा है, ये कमेटी करेगी क्या, काम कैसे करेगी, और इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देख रहे हैं? देखिए सलमान, नीयत तो बड़ी वाज़ेह है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि वो विफाकी हुकूमत के अखराजात कम करना चाहते हैं। जी, बजट खोल के देखें तो उसमें एक वन लाइनर आता है जिसपे लिखा होता है रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, यानी कि हुकूमत चलाने के अखराजात। सामने एक अमाउंट लिखी होती है 714 अरब रुपए। ओह माय गॉड। तो सिंपल मामला ये है कि उस 7 से 14 अरब के ब्रेक डाउन हमें पता चल जाए क्या क्या है और उसमें किस तरह कमी लाई जा सकती है। मोटा मामला ये है कि 34 वजारतें हैं, ठीक, 4 दर्जन डिविजन्स हैं, 400 डिपार्टमेंट हैं, सिर्फ विफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अब 18वीं अमेंडमेंट के बाद आपने सब कुछ तो सूबों को दे दिया, और लेकिन वजारतें तो 34 वजारतें क्या करेंगी? मतलब मेरे नजदीक 5 वजारतों से ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक। आपको फाइनेंस की वजारत चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको डिफेंस चाहिए, आपको रेवेन्यू चाहिए, फॉरेन अफेयर्स चाहिए, बाकी तो सब कुछ आपने सूबों को दे दिया। वहां पूरी टीमें वजारतों की काम कर रही हैं अपने पैर। तो ये 34 में से आप 5 कर दें तो आपकी जो अखराजात हैं वो खुद ही बच जाएंगे। फिर आता है सब्सिडीज का मामला। विफाकी हुकूमत को 1000 अरब का सालाना सब्सिडी दे रही है। भाई क्यों सब्सिडी दे रहे हो, उसकी डिटेल बताएं। अगर वो सब्सिडी देनी है तो सूबे दें। 1400 अरब रुपए की ग्रांट्स। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि BISP के तहत जो स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं उसमें कोई 90 लाख पाकिस्तानी हैं बेनिफिशरीज जिनको पैसे दिए जाते हैं। 90 लाख बहुत अच्छी बात है। बहुत पॉपुलर स्कीम है। वर्ल्ड बैंक इसको अप्रिशिएट करता है, दुनिया भर इसके अंदर पैसे डालने को तैयार रहते हैं। मामला हमारे यहाँ ये है कि उन 90 लाख में से इस्लामाबाद के अंदर तो शायद 30-40 हजार लोग होंगे, बाकी तो सब सूबों में है। तो अगर वो सब सूबों में है तो वो सूबाई बजट से पैसे जाने चाहिए। बिल्कुल ऐसा। वो हमारी विफाक के बजट से क्यों जाते हैं? तो 2 मामलात हैं, एक तो इखराजात कम करने वाले और एक इखराजात की रैशनलाइजेशन, कि जो विफाक के ऊपर दबाव और बोझ नहीं पड़ना चाहिए, जो सूबों की जिम्मेदारी बनती है वो वहां तक जाने चाहिए। तो 2 इश्यूज हैं इसके। मेरा ख्याल है कि नीयत अच्छी है इस कमेटी के पीछे। लेकिन डॉक्टर साहब पहले भी कमेटी बनी थी और सिफारिशात भी मुरतब हुई थी, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो सका था, वजह क्या थी? देखिए मेरा ख्याल है कि उसमें तो टाइम कम रह गया था हुकूमत के पास, इलेक्शन का वक्त आ गया था। अब टाइम इनके पास ज्यादा है, इस बार अमल दरामद होता देख रहे हैं। उम्मीद है कि अमल दरामद होगा। आपको पता है कि वजीर आज़म साहब जो इस किस्म की कमेटी तश्कील देते हैं उनका टाइम फ्रेम बड़ा शॉर्ट रखते हैं। He wants action। इसका टाइम बहुत शॉर्ट है। उन्होंने कहा कि अगले चंद हफ्तों के अंदर रिपोर्ट बनाओ और मुझे पहुंचाओ और उसके बाद फिर अमल दरामद उनकी। यानी कौम अच्छे की उम्मीद रखेगी, कुछ अच्छा होगा इस कमेटी के नतीजे में। अगर कुछ अखराजात कम हो जाएं और कुछ अखराजात रैशनलाइज हो जाएं। कोई 90,000 के करीब बताया जाता है कि विफाक के पास कार पूल्स हैं, कार के अंदर 90,000 कार्स। और मैं बरतानिया का जो कार पूल था उसकी बहुत बड़ी हुकूमत है, हमसे 100 गुना ज्यादा अमीर है, उसके पास 87 कारें।
بہت بڑا ڈفرینس ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ریشنلائزیشن بہت ضروری ہے ان اخراجات کی. زاہد گشکوری صاحب، یہ تو ہم نے اچھے سے سمجھ لیا کہ ہمارے اخراجات کس قسم کے ہیں. انہی کو میٹ کرنے کے لیے پھر جو ہمارے ادارے خسارے کے اندر ہیں ان کے ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے ہم ظاہر ہے قرض بھی لیتے ہیں. اب ایک طرف تو ہمارے قرض اور ان معاملات پر بات کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پر موجود ہے. آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر، ورلڈ بینک کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کیا پرووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو آپ قرض نہ دیں؟ اگر قرض نہیں چاہتی پی ٹی آئی کہ پاکستان کے معاملات اچھے سے چلیں، پھر علی امین گنڈا پور کیوں آتے وفاق کے پاس پیسے مانگنے کے لیے کہ ہمارے پاس پیسے خالی ہو گئے؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے. کیا ملک کے انٹرسٹ پر بھی سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کو جب آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے، چیزیں اس لیول تک لے جائیں گے، تو ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا یہ رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا. وہ میچورٹی حاصل کر رہی ہے، میرا یقین ہے، کیونکہ میں پی ٹی آئی کو 2008 سے کور کرتا ہوں ایز اے رپورٹر. اب جو پارلیمنٹ میں ان کا بیہیویئر نظر آیا ہے وہ مختلف ہے 2018 اور 13 کے مقابلے میں. اور یہی میچورٹی شو کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، کیونکہ جو سیاسی جماعتوں کے پیچھے بھی کچھ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سسٹم کو چلانا ہے. اور خود عمران خان سے وہ اجازت لے کے آئے تھے ملنے کے لیے. صوبے کو ضرورت ہے، ظاہر ہے. صوبے کا جو NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے اس پر بھی آئی ایم ایف نے اس شیئر پر بھی بات کی ہے، ٹیکسز پہ بھی بات کی ہے. آئی ایم ایف میں مجھے پاکستان کامیاب تو ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے پروٹیسٹ آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہیں اپنے کنٹریز کے ساتھ جن کو وہ کر دے رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے معاملہ پہلے انہوں نے کلیئر کر دیا ہے. لیکن اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے سیاسی جماعت کے لیے بھی انہوں نے خط بھی لکھا تھا، چیزیں بھی دیکھی آپ نے. لیکن صوبے کو وفاق کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو جتنی بھی سی سی آئی کی میٹنگز ہوں گی، NFC ایوارڈ ہے، اور پھر انگیج کرنا ہے سینٹر کو صوبے نے. اور جس طریقے سے جو فگرز بتائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جو اعداد و شمار ہوتے ہیں اور اتھارٹی ہیں پاکستان کی اکانومی پر، اس طرح کی چیزوں پہ، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اب کیا کرے گا وفاق. کافی چیزیں ہیں جو ریشنلائز ہونے والی ہیں، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے اور ٹیسٹ کیس بھی ہے اس حکومت کے لیے، جس کے پاس ایک مینڈیٹ ہے. کافی چیزیں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے اکانومی ہے، اوپر بجٹ آنے والا ہے، ریشنلائزیشن ہے، پھر اداروں کی بات ہے. آپ وہ اداروں کی بات کر رہے تھے، میں آج اعداد و شمار پہ ایک رپورٹ کر رہا تھا. PIA کو 2,52,000 پر منٹ نقصان ہو رہا ہے گزشتہ 4 سال سے. تو آپ اندازہ لگیے کہ PIA جو کہ اس حال پہ کھڑی ہے 130 ارب روپے کا اس سال کا خسارہ ہو چکا ہے، مجموعی طور پر 867 ارب روپے کا، اور یہ 300 گنا زیادہ ٹوٹل PIA کے اثاثوں سے قرض اور نقصانات ہیں PIA کے. اسی ضمن میں جب نجکاری ہو رہی ہے تو حکومت پاکستان نے ایک انٹرنیشنل فارم کی سروسز حاصل کی ہیں PIA کے لیے 69 ارب ڈالر ادا کر کے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 7-8 ارب روپے پاکستانی روپیز بنتے ہیں. ایک ایسا ادارہ جس کو 2.5 لاکھ روپے پر منٹ نقصان ہو رہا ہے اور کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنی سروسز لی گئی ہیں اس کی نجکاری. یعنی ایک طرف ہم قرضے مانگ رہے ہیں، دوسری طرف ہم کئی ادارے ارب روپے یہاں پر خرچ کر رہے ہیں ایک ایسے ادارے میں جو پہلے سے نجکاری دیکھنی ہوگی. یہی علیم اب بالکل ٹھیک. گشکوری صاحب آپ کا پوائنٹ آ کے میں انور صاحب کا بھی کامنٹ شامل کر لوں. انور صاحب، ایک تو آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 31 لاکھ نئے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے، اس کے لیے پلان بھی پاکستان نے پیش کیا. اب ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شبر زیدی صاحب کہا کرتے تھے تاجروں نے بیٹھ کے ان کو دھمکی دے دی تھی کہ ہم یہ ٹیکس ویکس نہیں دیں گے، ہم اتنا کماتے نہیں ہیں. اور ظاہر ہے جو چھوٹے جو تاجر ہوتے ہیں یا جو ریٹیلرز ہوتے ہیں ان کے مسائل میرا خیال ہے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی انکم کم ہوتی ہے، ان کے رینٹس اور ان چیزوں میں بہت پیسے جاتے ہیں. اور پھر ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈبل ٹیکسیشن کا نظام ہے کہ ہم ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم انکم ٹیکس علیحدہ سے دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ سارے معاملات کیسے چلیں گے؟ پولیٹیکل میجورٹی کی بات ہو رہی ہے PTI کی. آپ کو میجورٹی نظر آ رہی ہے PTI کے اندر ان سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟
अच्छा सलमान, देखिए रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चाहिए एक अलहदा बात देखिए है, ना, क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? देखिए ना, जब आप हुकूमत की रिट होगी तो जब आप जाएं, हुकूमत ने कोई चीज़ इन्फोर्स करनी हो तो मुझे बताइए, रियासत के सामने कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। देखिए, आपने एक सिस्टम को बनाना है, कम से कम अब आपको अपने टैक्स नेट में लोगों को लाना है। उसके लिए इस तरह का तरीकाकार नहीं कि आप जबरदस्ती करें। आपको टैक्स जो पेज हैं उनको फैसिलिटेट भी करना है। आपने अगर उनको फैसिलिटेट करेंगे और पता चलेगा कि एक टैक्स वाले, जैसे लेट्स सपोज आप देखिए कि अगर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो जो टैक्स नेट पे आता है उसकी रजिस्ट्रेशन फी कम है, जो टैक्स नेट में नहीं है, नॉन फाइलर है, उसकी फीस ज्यादा है। लेकिन इस तरह अट्रैक्शन पैदा करनी है आपने। आप जबरदस्ती अगर फोर्स करेंगे चीजों को तो फिर इसको पोलिटिसाइज किया जाएगा। अपोजिशन इस मामले को लेकर सड़कों पर निकलेगी, ताजर उनके साथ देंगे। अपोजिशन चाहती है कि कोई गवर्नमेंट इस तरह का काम करे जो कि ऐसा गैर मामूली सा फैसला हो जो कि आवाम को अट्रैक्ट ना करे, इससे अपोजिशन को फायदा होगा। हमारे यहाँ जमहूरियत में ये बड़ी चीज देखी जाती है कि अगर मुल्क की बेहतरी के लिए कोई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की या नून की, अगर कोई अच्छा काम करना चाहे तो अपोजिशन जो उस वक्त की होती है वो हुकूमत को वो काम करने नहीं देती, उसको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है। गवर्नमेंट को, ताजरान को, आवाम को अपने साथ मिलाते हैं और हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाता है। उसके पीछे उनका सियासी एजेंडा होता है। उस एजेंडे को पूरा करने के लिए आवाम को, ताजरों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक बात तो यह है, इसी वजह से शायद टैक्स नेट में इजाफा भी नहीं हो रहा और जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं अच्छी वाली वो इंप्लीमेंट भी नहीं होती। दूसरी बात आपने कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मैच्योरिटी दिखा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक मैच्योरिटी दिखा रही है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि खान साहब ये चाहते हैं कि वो हों, बाकी सब कुछ तहस नहस हो जाए। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान वो अपने अलावा किसी चीज की एग्जिस्टेंस नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है। आमिर सईद अब्बासी साहब, शॉर्ट कमेंट, क्या पीटीआई असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है आईएमएफ के साथ जो हमारी डीलिंग हो रही है उसके ऊपर? पीटीआई करे क्या? उनके यहाँ पर पहले इंतखाबी निशान नहीं था, फिर इलेक्शन हुए, रिजल्ट्स आ गए, अब मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, उनके जो चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, उनको सजाओं पर सजाएं हो रही हैं, अपीलें उनकी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। सो लिहाजा उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है और अब उनके पास ऑप्शंस यही हैं कि वो पार्लियामेंट में या फिर एहतजाज करें, या वो अगर उनके जिस तरह बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो वहां पर एहतजाज करें, ये पार्लियामेंट में एहतजाज करें। और रोड्स पर वो एहतजाज करते हैं, वहां पर मुकदमात हो जाते हैं, वो कोई रैली की रिक्वेस्ट करते हैं, वो इजाजत नहीं मिलती। इस सारी सूरत हाल में उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, वो उन्हीं ऑप्शंस को अवेल कर रहे हैं और जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे तब तक जो है वो ये इसी तरह झगड़े चलते रहेंगे। ये जो सियासी डायलॉग जब तक नहीं होगा, इवन पार्लियामेंट के अंदर भी डायलॉग होना चाहिए, बैठ के इस सिस्टम को चलना चाहिए। अगर जिस तरह अगर मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के लिए अगर जरूरी है तो ये सारे सिस्टम को बैठकर हल करना होगा, वरना ये यूं ही झगड़े चलते रहेंगे और फिर ये पूरा जो निजाम है वो रुका रहेगा। और अभी तक देखें गवर्नमेंट उस तरीके से स्टेबल नहीं हो सकी जिस तरह काम उसको करना चाहिए। कैबिनेट बन चुकी है, कैबिनेट बन चुकी है। पीटीआई क्या ये चाहती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये अमेरिका के लिए थे, मतलब पहले कहते थे कि वो बुरे लोग हैं, वो साजिश कर रहे हैं, फिर वो वहीं पे लॉबिंग करा रहे हैं कि वहां पे बात हो और वहां पे डिस्कशन हो के अगर आईएमएफ के सामने एहतजाज किया जा रहा है तो आईएमएफ को प्रेशर में लाया जा रहा है कि आप पाकिस्तान की मदद बंद कर दें। नहीं, वो पर लाकर ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन में बेजाब्तियां हुई हैं आप उनको मेक श्योर करें कि वो आईएमएफ का इलेक्शन से क्या ताल्लुक नहीं है। नहीं, आईएमएफ देखें, आईएमएफ हमेशा जब भी आईएमएफ क्यों किसी को जब फैसिलिटेट करता है तो वो साथ में कंडीशंस नहीं रखता कि आपने मुल्क में जमहूरियत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। देखिए इजिप्ट को अभी $8 अरब का कर्जा दिया, पैकेज दिया है आईएमएफ ने। आपको पता है कि वहां पे इलेक्शन किस किस्म के हुए थे? देखिए, लेकिन वहां पे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है ना यहाँ पे। ये वैसे जवाब नहीं। आमिर साहब, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म होने वाला है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मामला छोटा सा डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ। ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गजा में जुल्म सितम का सिलसिला अभी तक जारी है और हमास की जानिब से जंगबंदी का एक जामे खाका पेश किया गया है, लेकिन अभी तक ना हमें किसी मुल्क को इंटरवीन करता हुआ हम देख रहे हैं इस मामले के अंदर, ना जंगबंदी होती हुई नजर आ रही है। आमिर सईद अब्बासी साहब, क्या कहना चाहेंगे आपके? अभी तक पूरी दुनिया खामोश नजर आती है, ना कोई मुसलमान मुल्क, ना कोई यहूदी मुल्क आगे बढ़ रहा है कि इस जुल्म को रोके। देखिए, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। गज़ा से आने वाली जो खबरें हैं, वहाँ से आने वाली जो तस्वीर हैं, वहाँ से आने वाली जो फुटेजेस हैं,
उनको देखकर तो दिल खून के आंसू होता है। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम तो वैसे खुद ही घिसे पिटे हैं, लेकिन वो ममालिक जिनके पास बहुत सी वसाइल हैं, जिनकी बात सुनी जा सकती है, वो भी खामोश हैं। और वो उम्मा जिसका हम सुनते थे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गई है, पूरी दुनिया पे अब मुस्लिम उम्मा की फोर्सेस जो हैं वो कंट्रोल करेंगी और टेक ओवर कर लेंगी, मालूम नहीं कि ये सब कहाँ पर हैं। और वो जो निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनी हैं वो इस जबर और जुल्म का सामना कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ और मैं सलाम पेश करता हूँ उन फ़लस्तीनियों को और उन माओं को भी कि जिनके लख्ते जिगर इस सारी सूरत हाल का सामना करते हैं और वो इतनी जवामर्दी के साथ खड़े हैं और आज भी वो उसी तरह कुव्वत के साथ लड़ रहे हैं और अपनी ज़मीन, अपने मुल्क और अपने हुकूक के लिए उन यहूद और नसारा के साथ लड़ रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ और ये मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि आपके साथ जितना भी जुल्म हो, आप अगर हक पर हों और आप खड़े हों तो आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती। और आज भी उनके जो हौसले हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं कि बिल्कुल जो फ़लस्तीनी हैं वो पूरी कुव्वत के साथ अपने हुकूक के लिए खड़े हैं। हर किस्म के पूरे उनके शहरों को मलियामेट कर दिया गया, लेकिन वो उस मट्टी और रेत के ढेर के ऊपर भी आज अपने रोजे अफ्तार कर रहे हैं और उसी तरह वो अपनी हिम्मत और जुर्रत के साथ खड़े हैं जिस तरह वो पहले खड़े थे। डॉक्टर साहब, गजा की ताज़ा सूरत हाल इस वक्त क्या है? पिछले कुछ महीनों में इस खित्ते में जो कुछ हुआ वो शायद इंसानी तारीख में पहले नहीं हुआ। 23 लाख की आबादी है, 32,000 लोगों को शहीद किया जा चुका है, 75,000 जख्मी हैं। सोचिए सिर्फ 23 लाख में से 75,000 जख्मी, 32,000 कत्ल कर दिए गए। इस वक्त ना आटा है, ना चावल है, ना बिजली है, ना पेट्रोल है उस इलाके के अंदर। और आप गौर कीजिए कि जिन ममालिक में एहतजाज हो रहा है उनमें बरतानिया में हो रहा है, स्पेन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, तुर्की में ज़रूर हुआ, मलेशिया में हुआ, बाकी सब मुसलमान ममालिक चुप बैठे। एहतजाज करने को भी कोई निकलने के लिए बाहर तैयार नहीं, यानी ज़बानी एहतजाज भी नहीं हो रहा। ज़बानी एहतजाज भी नहीं हो रहा, जो हमारा कमज़ोर तरीन जो डिफेंस हो सकता है ऐसी चीज़ों के खिलाफ। तो इंसानी तारीख में पहले ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल इससे पहले नहीं हुआ। वक्त कम है। अनवर साहब, देखिए सलमान, मैं तो यही कहूँगा कि अज़्म, हिम्मत और हौसले की जो मिसाल कायम की है गजा की माओं, बहनों, बेटियों, बच्चों ने, वो शायद तारीख में नहीं मिलती। देखिए कि रमज़ान मुबारक है और किस तरह कत्ले आम किया जा रहा है और अक़वाम आलम है कि खामोश है। आप यहूदी ममालिक को तो एक तरफ रखिए ना, वो तो बिल्कुल एक प्लान के तहत सारा कुछ कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा की बात कीजिए कि वो बिल्कुल खामोश हैं। आप सड़कों पर भी निकल नहीं सकते। क्या ये भी कोई जुर्म है? ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन यही हिस्सा है कि आप कम अज़ कम आवाज़ तो बुलंद कीजिए, ज़ुबान से तो बुरा कहिए। शायद वो भी हम नहीं कह पाते। ये रह गई हमारा इस्लाम और ये रह गया हमारा मजहब और दीन कि हम सिर्फ अपनी अगर हम अब भी नहीं जागे तो इसका मतलब है कि फिर कभी नहीं जागे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।